वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान दें, हम पहले ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण है वह पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा है उस ब्रायोफाइटा को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। ये हमें ध्यान रखना है, 3 वर्ग बांटे गए हैं। ब्रायोफाइटा के 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था हेपेटिकॉप्सिडा। हेपेटिकॉप्सिडा या हेपेटिकॉप्सिडा को ही हम किस नाम से जानते हैं? और लिवरवर्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के होते हैं, ये पृष्ठाधारी होते हैं और इनके अंदर पादप होता है वो थैलेसी होता है, तथा आपको ध्यान रखना मूलाबास होते हैं वे एक कोशिकीय प्रकार के होते हैं। और आप देखिए तो इसमें मूलाबास होते हैं, उन मूलाबासों के साथ में सल्क भी इसके तने पर उपस्थित होते हैं और इसमें इलेटर्स का निर्माण होता है। ये हमें ध्यान रखना है, कई जन होता हुआ गैमा कप के माध्यम से होता है, जैसे कि मार्केंसिया। फिर उसके बाद हमने देखा था एंथोसिरोटॉप्सिडा। एंथोसिरोटॉप्सिडा में 2 विशेषताएं मुख्य रूप से हमने ध्यान रखी थी और उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो आप ध्यान दीजिए तो इसमें अर्ध परजीवी प्रकार का क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। और स्पोरोफाइट होता है उसमें विभेजक उपस्थित होता है और जो कि लगातार वृद्धि करता रहता है। और यह जैसे कि जो पशु होते हैं उनके अंदर सींग होते हैं वैसे ही वृद्धि करता रहता है। इस कारण से इसे हम हॉर्नवर्ड्स के नाम से जाना जाता है, हॉर्नवर्ड कहते हैं। तीसरा आज हम पढ़ेंगे और वो तीसरा वर्ग कौन सा है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? ब्रायोप्सिडा है। तीसरा वर्ग हमें कौन सा ध्यान रखना है? ब्रायोप्सिडा, या ब्रायोप्सिडा को ही हम किस नाम से जानते हैं? मॉस कहा जाता है। तो इसे सामान्यतः हम किस नाम से जानते हैं? तो मॉस के नाम से जाना जाता है। यानी इसे सामान्यतः हम क्या कहते हैं? इसे सामान्यतः मॉस कहा जाता है। इसे सामान्यतः हम क्या कहेंगे? सामान्यतः मॉस कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, इन्हें सामान्यतः मॉसेज कहा जाता है। तो ये मॉसेज पादप पे हमें ध्यान रखना है। इस बातों के अंदर ध्यान दीजिए तो मॉस में पादप काय, ध्यान रखिए, मॉस में पादप काय युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। पादप काय युग्मकोद्भिद, पादप काय जो कि युग्मकोद्भिद होता है वह युग्मकोद्भिद होता है, वह पत्तियों वाला होता है। युग्मकोद्भिद पत्तियों वाला होना इसका प्रमुख लक्षण है। युग्मकोद्भिद कैसा होता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? पत्तियों वाला होता है, पत्तियों वाला होना। युग्मकोद्भिद का कैसा होना? पत्तियों वाला होना इसका प्रमुख लक्षण है। युग्मकोद्भिद का पत्तियों वाला होना इसका विशिष्ट लक्षण है, ये हमें ध्यान रखना है। इसका विशिष्ट लक्षण है। देखो उच्च पादपों में युग्मकोद्भिद होता है वो पत्तियों वाला नहीं होता। उच्च पादप हम देखते हैं तो वो स्पोरोफाइट होता है जो पत्तियों वाला भाग होता है, पर युग्मकोद्भिद पर पत्तियां समान संरचनाएं उपस्थित होती हैं, पत्तियां उपस्थित होती हैं, वो एकमात्र किस्म में उपस्थित होती हैं ब्रायोप्सिडा में, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? मॉस के नाम से या मॉसेज के नाम से जाना जाता है। तो इसका विशिष्ट लक्षण है, ये हमें ध्यान रखना है, गुण है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर युग्मकोद्भिद होता है उस पर पत्ती समान संरचनाएं उपस्थित होती है और युग्मकोद्भिद पर पत्ती समान संरचनाएं उपस्थित होना ये इसका विशिष्ट लक्षण, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी वाले किसी भी पादप में युग्मकोद्भिद होता है वो पत्ती वाला नहीं होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसकी प्रमुख विधि होती है वह कौन सी होती है? तो आप ध्यान दीजिए, इसमें मुख्य पादप, इसमें मुख्य पादप होता है वह किस पीढ़ी को निरूपित करता है? मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। मुख्य पादप शरीर कौन सी पीढ़ी को निरूपित करता है? युग्मकोद्भिद। वैसे भी आप ध्यान दीजिए सभी ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप शरीर होता है वो युग्मकोद्भिद होता है। ब्रायोफाइटा के बाद हम टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो उसके अंदर मुख्य पादप शरीर होता है वो बीजाणुविद होता है, जबकि यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है? युग्मकोद्भिद होता है, मुख्य पादप शरीर होता है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें मुख्य पादप शरीर होता है वो किसको निरूपित करता है? तो आप क्या ध्यान दीजिए, युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। तो इसके अंदर मुख्य पादप शरीर होगा वह कौन सी पीढ़ी को निरूपित करता है? युग्मकोद्भिद पीढ़ी को, यानी अगुणित पीढ़ी होती है वह इसकी क्या होती है? मुख्य पीढ़ी होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। जिसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है? जो 2 अवस्थाओं में हमें देखने को मिलता है। बाकी वाले में हमने देखा था केवल एक ही अवस्था मिलता है, जैसे कि हेपेटिकॉप्सिडा या एंथोसिरोटॉप्सिडा। यहाँ 2 अवस्थाओं में, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तो एक प्रथम अवस्था और एक दूसरी अवस्था। ये 2 अवस्थाएं हमें ध्यान रखनी है। एक तो कौन सी अवस्था होगी? प्रथम अवस्था। और प्रथम अवस्था होती है वह अस्थायी अवस्था होती है और स्थायी अवस्था होती है वह द्वितीय अवस्था होती है। तो द्वितीय अवस्था होगी वह कैसी होगी? स्थायी होगी, जबकि प्रथम अवस्था इसमें होती है वह कैसी होती है?
अस्थायी होती हैं। प्रथम अवस्था होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप ध्यान दीजिए, इसे हम प्रोटोनीमा के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोनीमा कहते हैं, या इसे हम प्रथम तंतु कहते हैं। तो प्रथम अवस्था होगी उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोनीमा या प्रथम तंतु कहते हैं। प्रोटोनीमा या प्रथम तंतु का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है? तो इसके अंदर बीजाणु होगा, स्पोर होगा, उसके अंकुरण से निर्माण होता है। तो आप ध्यान दीजिए, बीजाणु या जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में स्पोर कहा जाता है, बीजाणु या स्पोर के अंकुरण से बनता है। बीजाणु या जो स्पोर होता है, स्पोर के अंकुरण से इसका निर्माण होता है। इस प्रकार से अंकुरण से बनने वाली जो अवस्था होती है, बीजाणु का अंकुरण होगा और उससे बनने वाली अवस्था होती है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा या प्रथम तंतु कहा जाता है। प्रोटोनीमा या प्रथम तंतु होंगे। ये प्रोटोनीमा और प्रथम तंतु किस प्रकार के होते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये द्विसर्पी होते हैं या कैसे होते हैं? श्यान होते हैं, यानी भूमि पर लेटे हुए होते हैं। श्यान होंगे और या कैसे होंगे? द्विसर्पी होते हैं, श्यान या द्विसर्पी होते हैं। और कैसे होते हैं? तो आपको ध्यान रखना, हरे होते हैं। और आप ध्यान दीजिए, तो ये पादप जो होते हैं वो शाखित होते हैं। तो हरे होंगे, द्विसर्पी होते हैं, शाखित होते हैं तथा तंतु में होते हैं। इनकी संरचना होती है वो कैसे समान दिखाई देती है? तंतु समान दिखाई देती है, यानी तंतु में होते हैं। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है? श्यान या द्विसर्पी, हरे, शाखित एवं तंतु में होते हैं, यानी आपको देखना तंतु समान इनकी संरचनाएं होती हैं। तो ये विशेषता हमें अगली विशेषता ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगला, ये कौन सी अवस्था है? अस्थायी अवस्था, ये हमें ध्यान रखना है। ये किस प्रकार की अवस्था है? अस्थायी अवस्था है, ये हमें ध्यान रखना है। और इस अवस्था में आपको ध्यान रखना है अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन मुख्य रूप से होता है, वो कौन सा जनन होता है? कायिक जनन होता है। तो इसकी अवस्था में कौन सा जनन होगा? कायिक जनन। और कायिक जनन में क्या होता है? प्रथम तंतु होगा, उस प्रथम तंतु से द्वितीयक तंतु का निर्माण होगा। प्रथम तंतु या प्रोटोनीमा होता है, उससे किसका निर्माण होता है? द्वितीयक तंतु का निर्माण होता है। प्रथम तंतु से किसका निर्माण होगा? द्वितीयक तंतु का। और द्वितीयक तंतु से या तो क्या बन सकता है? तो आपको जानना है, या तो विखंडन के माध्यम से, यानी द्वितीयक तंतु होगा वो विखंडित होकर के अलग अलग थैलस का निर्माण कर लेगा, या आपको ध्यान रखना मुकुलन के माध्यम से होता है। तो यहाँ विखंडन या मुकुलन के माध्यम से इसमें जनन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये प्रथम अवस्था हो गई जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं। और प्रोटोनीमा होती है, उसका विकास किससे होता है? बीजाणु या स्पोर के अंकुरण के फलस्वरूप प्रोटोनीमा का निर्माण होता है, बनता है। प्रोटोनीमा होता है वह श्यान होता है, द्विसर्पी, हरे और शाखित प्रकार के होते हैं तथा तंतु में होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आप क्या ध्यान दीजिए, अस्थायी अवस्था होती है। और ये किस स्थायी अवस्था में बदल जाती है? अस्थायी होने के बाद में स्थायी अवस्था बनती है, उसे हम द्वितीय अवस्था कहेंगे, जो कि ऊर्ध्व होती है। और आप ध्यान दीजिए शाखित होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और तने सम और पत्ती समान संरचनाएं इसमें उपस्थित होती हैं, तो ये द्वितीय अवस्था बनेगी। अब उसके बाद में इस अवस्था में कायिक जनन होता है, वह प्रथम तंतु से द्वितीय तंतु बनेगा और द्वितीय तंतु बनने के फलस्वरूप द्वितीय तंतु में विखंडन होगा या मुकुलन होगा, और जिसके फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है इसमें कायिक जनन होता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है कायिक जनन के बारे में। अब उसके बाद में दूसरी अवस्था है जिसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक अवस्था कहते हैं। और जिसके अंदर पादप काय होता है वो कैसा होता है? ऊर्ध्व होता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, पादप काय ऊर्ध्व अक्ष वाला होता है, यानी पादप काय में ऊर्ध्व अक्ष होता है, ऊर्ध्व अक्ष एवं पत्तियों वाला होता है। तो इसमें पादप काय कैसा होगा? ऊर्ध्व अक्ष एवं पत्तियों वाला होता है। तो ये पत्तियों समान संरचनाएं होती हैं, पत्ती समान संरचना वाला होता है या पत्ती समान संरचना वाला होता है। तो पत्ती समान संरचना वाला होता है, तो ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है। पत्ती समान संरचना वाला भाग होगा उसे हम द्वितीय अवस्था कहते हैं। तो द्वितीय अवस्था होगी वो कैसी होगी? पत्ती समान संरचना वाली होती हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए, तो ये किससे विकसित होगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है? प्रथम तंतु से विकसित होता है। यह प्रथम तंतु से बनता है, यह प्रथम तंतु से विकसित होता है, उत्पन्न होता है, बनता है। तो ये प्रथम तंतु से उत्पन्न होता है। प्रथम तंतु से पार्श्वीय कलिका के रूप में उत्पन्न होता है, पार्श्वीय कलिका के रूप में। प्रथम तंतु से पार्श्वीय कलिका बनेगी, पार्श्वीय कलिका के रूप में उत्पन्न होता है। ये प्रथम तंतु से पार्श्वीय कलिका के रूप में उत्पन्न होता है, यानी प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होगा और उससे नए पादप का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। इसमें तना होता है, इसमें आप ध्यान दीजिए, तो तने के समान दिखने वाला क्या होता है? ऊर्ध्व अक्ष होता है। इसमें तने के समान लंबा पतला
ऊर्ध्व अक्ष होता है, यानी सीधा खड़ा होता है, ऊर्ध्व अक्ष होता है, ऊर्ध्व अक्ष होता है। जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा था, उसमें पतला लंबा ऊर्ध्व अक्ष होता है जिस पर सर्पिल क्रम में पत्तियां होती हैं, जिस पर पत्तियां सर्पिल रूप में लगी होती हैं, जिस पर पत्तियां सर्पिल रूप में लगी होती हैं, जिसमें पत्तियों के समान संरचनाएं सर्पिल रूप में लगी हुई रहती हैं। तो पत्तियों के समान संरचनाएं किस रूप में लगी होती हैं? सर्पिल रूप में लगी हुई होती हैं। तो सर्पिल रूप से लगी रहती हैं, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो आप ध्यान दीजिए, उस अवस्था को हम कहेंगे वो द्वितीय अवस्था कहते हैं। इस द्वितीय अवस्था होती है, उसी में क्या उपस्थित होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मूलाभास पाए जाते हैं। यानी द्वितीय अवस्था होगी, उसमें कौन सी संरचनाएं पाई जाएगी? मूलाभास पाए जाते हैं। और इसमें मूलाभास होते हैं वे बहुकोशिक होते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें मूलाभास कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इनके अंदर मूलाभास होंगे वो किस प्रकार के होंगे? बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। एवं आपको ध्यान का मूलाभास होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? शाखित प्रकार के होते हैं। तो इनके अंदर मूलाभास होंगे बहुकोशिकीय और शाखित प्रकार के होते हैं। जबकि हमने देखा था एपिटिकोप्सिडा, एंथस रोटोसेरा मूलाभास एक कोशिकीय होते हैं और अशाखित होते हैं, जबकि यहाँ पर मूलाभास कैसे होंगे? बहुकोशिकीय शाखित होते हैं। एवं आप ध्यान दीजिए, तो मूलाभास में तिरछे पट पाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, मूलाभास में तिरछे पट उपस्थित होते हैं, बाकी किसी में नहीं होते। इसमें मूलाभास के अंदर कैसे पट उपस्थित होते हैं? तिरछे पट उपस्थित होती है। ये भी इनकी विशेषता ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में इनसे आप ध्यान दीजिए, तो इनसे आपको ध्यान रखना, इसी पर क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। पर कौन सा होगा? इसमें इसी अवस्था में लैंगिक जनन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। लैंगिक जनन के दौरान आप ध्यान दीजिए, नर और मादा जननांगों का निर्माण होता है। और नर जननांग के रूप में बनती है वो नर जननांग, इस पर बनेंगे, और इसी पर क्या बनेंगे? मादा जननांग। और नर जननांग और मादा जननांग बनते हैं, उसमें आप ध्यान दीजिए, तो नर जननांग के रूप में क्या बनेगा और मादा जननांग के रूप में कहाँ पर बनते हैं? तो पत्ती नुमा, पत्ती युक्त या पत्तीदार जो पत्तीयुक्त थैलस होता है, उस थैलस के शीर्ष पर बनता है। पत्तीयुक्त थैलस के शीर्ष पर इसके जननांगों का निर्माण होता है। पत्तीयुक्त थैलस होता है, उसके शीर्ष पर किसका निर्माण होगा? इसमें जननांगों का निर्माण होगा। और नर जननांग के रूप में कार्य करती है वो कौन करती है? पुंधानी का निर्माण होगा। नर जननांग के रूप में क्या बनेगी? पुंधानी। और मादा जननांग के रूप में इसमें क्या बनती है? स्त्रीधानी का निर्माण होता है। तो मादा जननांग के रूप में स्त्रीधानी बनेगी और नर जननांग के रूप में किसका निर्माण होगा? पुंधानी का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में पुंधानी से किसका निर्माण होगा? पुंगणु का निर्माण होगा। और स्त्रीधानी के अंदर किसका निर्माण? अंड का। और उसके बाद में इन दोनों में क्या होगा? निषेचन होगा। और निषेचन होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। और युग्मनज से किसका निर्माण होगा? भ्रूण का। युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। और भ्रूण से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो इसमें क्या बनेगा? भ्रूण से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट होगा, उसके अंदर आप ध्यान दीजिए, तो 3 भाग होते हैं। इसमें स्पोरोफाइट में 3 भाग होते हैं। एक तो पाद होगा, दूसरा भाग होगा जिसे सीटा कहेंगे, और तीसरा भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहा जाता है। तो ये 3 भाग होते हैं, पाद, सीटा एवं कैप्सूल होते हैं। इनमें स्पोरोफाइट होता है वह लीवरवर्ट की तुलना में अधिक विकसित होता है। लीवरवर्ट से ज़्यादा विकसित होता है वो किसमें? स्पोरोफाइट देखा जाता है, इसके अंदर देखा जाता है। इसके स्पोरोफाइट में कैप्सूल होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। यानी कैप्सूल के अंदर कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणुओं का निर्माण होता है, स्पोर का निर्माण होता है। इसमें बीजाणु बनेंगे, हमें ध्यान रखना है, इलेटर्स का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, कैप्सूल में एक बंधीय संरचना उपस्थित होती है जिसे हम कॉल्यूमेला कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें बंधीय संरचनाएं होती हैं वो कॉल्यूमेला होती हैं। आपको पूछा जाए स्पोरोफाइट में बंधीय संरचनाएं कौन कौन सी होती है, तो तीनों आप ध्यान रखनी है, पाद, सीटा एवं कॉल्यूमेला। ये 3 संरचनाएं ऐसी होती है जो स्पोरोफाइट में बंधीय होती हैं। जबकि जनन में भाग लेने में संरचना होती है वो कौन सी होती है? बीजाणु होती है, जो कि कैप्सूल के अंदर बीजाणु मात्र को उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप बनते हैं। और यही बीजाणु होंगे अंकुरित होकर के और प्रथम अवस्था या प्रोटोनिमा या प्रथम तंतु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें जीवन चक्र देखा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें जीवन चक्र में मुख्य पीढ़ी होती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। तो इनका मुख्य पादप शरीर या इनका मुख्य जीवन चक्र होता है, उसमें मुख्य जीवन चक्र होगा वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होते हैं। और बीजाणुद्भिद पीढ़ी होगी वो स्पोरोफाइट होगा, वो पाद, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। तो ये लक्षण हमें ध्यान रखने हैं। किसके बारे में? तीसरा वर्ग ब्रायोप्सिडा के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन ध्यान रख लीजिए।
मास के नाम से जाना जाता है या मोसेज कहा जाता है। क्योंकि मोसेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें युग्मकोद्भिद होता है वह कैसा होता है? पत्तियों वाला होता है, और पत्तियों वाला युग्मकोद्भिद होना ये इसका विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण का मतलब ऐसे लक्षण जो कि अन्य में उपस्थित नहीं होता है, जिसके आधार पर इसको अलग से हम पहचान सकते हैं। तो ये इनका विशिष्ट लक्षण, ये हमें ध्यान रखना है। फिर इनमें आपको ध्यान रखना है, इनमें इनके जीवन चक्र में मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है, जिसकी दो अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था जिसे प्रोटोनिमा या प्रथम तंतु कहा जाता है, जो कि बीजाणु के अंकुरण से उत्पन्न होती है, बनती हैं। ये श्यान, विसर्पी, हरे, शाखित एवं तंतु में होती हैं। ये अस्थायी अवस्था होती है तथा इसमें कायिक जन होता है, जिससे प्रथम तंतु या प्रोटोनिमा से द्वितीय तंतु बनेंगे, जिसमें विखंडन एवं मुकुलन के फलस्वरूप नए पादप का निर्माण होता है। द्वितीय अवस्था होती है, उस द्वितीय अवस्था में पादप का ऊर्ध्व अक्ष और पत्तियों समान संरचना युक्त होता है। ये हमें ध्यान रखना है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। फिर उसके बाद में आप ध्यान दीजिए, प्रथम तंतु से पार्श्वी कलिका के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। इसमें तने समान लंबा पतला ऊर्ध्व अक्ष होता है, जिस पर पत्तियां सर्पिल क्रम में लगी हुई रहती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तथा आप ध्यान दीजिए कि इसमें मूलाभास होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, शाखित होते हैं और तिरछे पटयुक्त होते हैं और आधारीय भाग में उपस्थित होते हैं। जहां हमने देखा था एपिटिकोप्सिरा, एंथोसेरोटोसिरा मूलाभास होते हैं वह अधर सतह पर उपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पर मूलाभास क्योंकि अधर और पृष्ठ सतह पर विभेदित नहीं होता है, इसमें आधार भाग पर मूलाभास लगे हुए रहते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए तो तने समान लंबा पतला संरचना, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद लैंगिक जनन होगा, और लैंगिक जनन में पत्तियुक्त जो थैलस होता है, उस पत्तीदार थैलस के शीर्ष पर इसमें लैंगिक जननांगों का विकास होता है। नर जननांग के रूप में पुंदानी, मादा जननांग के रूप में स्त्रैजानी, जिससे पुंगनु एवं अंड बनते हैं, जिनके निषेचन फलस्वरूप युग्मन, युग्मन से भ्रूण बनता है, भ्रूण से बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। इसमें स्पोरोफाइट होता है वो पाद, सीटा एवं कैप्सूल में विभेदित होता है। और आप ध्यान दीजिए तो इसमें पाद एवं सीटा होते हैं वो बंधीय संरचनाएं होती हैं। कैप्सूल होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु मात्र कोशिकाएं होने के फलस्वरूप बीजाणुओं का निर्माण होता है, तथा कैप्सूल के अंदर कोल्यूमेला नामक एक बंधीय संरचना भी उपस्थित होती है। तो ये लक्षण थे वो किसके थे? तो आपको क्या जानना है? ब्रायोप्सिडा के या मोसेस के। अब इसके उदाहरण कौन कौन से, तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इनके उदाहरण। उसमें आप सबसे पहले उदाहरण ध्यान रखना है आपको, कौन सा? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया इसका उदाहरण है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त और आप उदाहरण कौन सा ध्यान रखते हैं? स्पेगनम। स्पेगनम होता है वो इसका उदाहरण है, ये हमें ध्यान रखना है। तो फ्यूनेरिया, स्पेगनम एवं और उदाहरण आपको ध्यान रखना है पॉलीट्राइकम। तो फ्यूनेरिया, स्पेगनम एवं पॉलीट्राइकम है, ये तीनों किसके उदाहरण हैं? तो आपको देखना है ब्रायोप्सिडा के उदाहरण हैं। तो ये तीनों वर्ग हमारे इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले एपिटिकोप्सिडा जिसे लिवरवर्ड्स कहते हैं, एंथोसेरोटोसिरा जिन्हें हॉर्नवर्ड्स कहते हैं, और तीसरे ब्रायोप्सिडा जिन्हें हम मोसेस के नाम से जानते हैं। फ्यूनेरिया, स्पेगनम और पॉलीट्राइकम इसके उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व क्या क्या है उस बारे में। तो ध्यान दीजिए, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। अगला ध्यान दीजिए, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व, यानी ब्रायोफाइटा है उसके कौन कौन से इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, आर्थिक महत्व। वैसे तो देखा जाए तो ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, यानी आप ध्यान दीजिए, नंबर 1 पॉइंट लिखिए, ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है। ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, बहुत कम आर्थिक महत्व है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी इसका आर्थिक महत्व तो बहुत कम है, परंतु आप ध्यान दीजिए, परंतु कुछ शाकाहारी प्राणियों, कुछ शाकाहारी स्तनधारी या प्राणी होते हैं स्तनधारियों, जैसे कि आप ध्यान दीजिए, एक शाकाहारी स्तनधारी का उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, अलास्का हिरण। नाम सुना होगा आपने, अलास्का हिरण। और अलास्का हिरण होता है, ये अलास्का हिरण होगा वह किसका उपयोग करता है? मोसेज का उपयोग करता है। तो कुछ मोसेज होती हैं, परंतु कुछ मोसेज होगी वह मोसेज शाकाहारी स्तनधारी होते हैं। कुछ मोसेज होगी वह शाकाहारी स्तनधारी, जैसे अलास्का हिरण। ये अलास्का हिरण होता है वह डाइक्रेनम को भोजन के रूप में उपयोग में लेता है। तो इस प्रकार से अलास्का हिरण होगा वह डाइक्रेनम एवं स्पेगनम को भोजन के रूप में उपयोग में लेता है। तो डाइक्रेनम एवं स्पेगनम होगा, इसको भोजन के रूप में उपयोग में लेता है, वो कौन लेता है? अलास्का हिरण लेता है। एवं आप ध्यान दीजिए, कुछ पक्षी होते हैं, उन पक्षियों के द्वारा
हमिंग बर्ड या इस प्रकार के कुछ पक्षी होंगे, ब्लू बर्ड, इस प्रकार के पक्षी होते हैं उनके द्वारा तथा अन्य प्राणी होते हैं उनके द्वारा भी भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अन्य प्राणियों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो पहला आर्थिक महत्व क्या ध्यान रखना है कि इसका आर्थिक महत्व बहुत कम है, परंतु कुछ मौसेज का शाकाहारी स्तनधारी पक्षी एवं अन्य प्राणियों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो ये पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है स्पैगनम होता है, उस स्पैगनम से हमें पीट की प्राप्ति होती है। पीट एक प्रकार का जीवाश्मीय ईंधन है, पीट एक प्रकार का जीवाश्म है, ये हमें ध्यान रखना है। जीवाश्मीय कोयला है, ये हमें ध्यान रखना है। जीवाश्म कोयला या ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से जीवाश्म ईंधन या कोयला के रूप में उपयोग में लिया जाता है। यानी स्पैगनम होगा, उस स्पैगनम का जो स्पैगनम होता है वो जलीय ब्रायोफाइट्स है और इनके कुछ भाग होते हैं वे जल की सतह पर या जल की सतह के ऊपर से जो मर्त होने के बाद में जो समुद्र की गहराई उसमें दब जाते हैं और उनमें दबने के बाद में ये जीवाश्म के रूप में परिवर्तित होकर के और कोयले का निर्माण करते हैं जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इस कारण से इसे पीट या कोयला हमें प्राप्त होता है। लकड़ी से प्राप्त होने वाले कोयले को हम पीट कहते हैं। तो इस प्रकार से पीट या कोयला हमें प्राप्त होता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तीसरा आप ध्यान दीजिए, स्पैगनम होता है, उस स्पैगनम में जल धारण की अत्यधिक क्षमता होती है। जल अवशोषण की या धारण की, जल अवशोषण या सोखने की एक ही बात है, या धारण करने की, जल को सोखने की या धारण करने की अत्यधिक क्षमता होती है। धारण करने की अत्यधिक क्षमता होती है, तो इसमें जल धारण करने की अत्यधिक क्षमता होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, स्पैगनम होता है, उस स्पैगनम में जल धारण की अत्यधिक क्षमता होती है और जल धारण की अत्यधिक क्षमता होने के कारण से इसे पैकिंग पदार्थ के रूप में उपयोग करके और विभिन्न प्रकार के जंतु एवं जीव होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इस कारण से इसे किस रूप में उपयोग में लिया जाता है, पैकिंग पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जीवित उत्तक होते हैं या जीवित जीवों के पदार्थ होते हैं या कुछ छोटे जीवित जीव होते हैं, उन जीवों को पैकिंग करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, पैकिंग पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। तो स्पैगनम का हमें तीसरा महत्व ध्यान रखना है। स्पैगनम में जल अवशोषण की अत्यधिक क्षमता या जल धारण करने की अत्यधिक क्षमता होने के कारण से पैकिंग पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करके और जो जीवधारी होते हैं या जीवित जीव होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर या जीवों के जो भाग होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये हमें तीसरा महत्व ध्यान रखना है। चौथा आप ध्यान दीजिए, इनका पारिस्थितिकी महत्व है, यानी ये किसके साथ में उगता है, लाइकेन के साथ में उगता है। यानी पारिस्थितिकी महत्व होता है और पारिस्थितिकी महत्व क्या होगा, तो ये लाइकेन के साथ में उगता है और लाइकेन के साथ में ये क्या करेगा, प्रथम पादप के रूप में उगता है, प्रथम स्थलीय पादप के रूप में उगता है। प्रथम स्थलीय पादप के रूप में चट्टानों पर पादप के रूप में चट्टानों पर उगता है। लाइकेन के साथ आप ध्यान दीजिए, लाइकेन के साथ में प्रथम स्थलीय पादप के रूप में चट्टानों पर उगते हैं तथा चट्टानों पर किसका निर्माण करेंगे, मृदा का निर्माण करते हैं। चट्टानों पर उगते हैं और चट्टानों पर किसका निर्माण करेंगे, मृदा का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है जो हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक रूप से नए जीवों का यहाँ पर उत्पत्ति होती है और इस प्रकार की उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है वह किसके माध्यम से प्रारंभ की जाती है, तो आप ध्यान दीजिए इनके माध्यम से सक्सेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ सहायक होता है। तो पादप अनुक्रमण की प्रक्रिया होती है। लाइकेन में भी मैं पढ़ाया था आपको कि लाइकेन होते हैं पादप अनुक्रमण में उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार से ये भी प्रथम पादप के रूप में चट्टानों पर उगते हैं और चट्टानों पर उग करके चट्टानों को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं, जिससे चट्टानों के अवशेष बन जाते हैं और साथ में ये मर्त होने के कारण से इनके भी अवशेष बन जाएंगे और इसके कारण से मृदा का मिट्टी का निर्माण होगा जिसमें अन्य पादप धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। तो चट्टानों पर नए पादपों के विकास की प्रक्रिया होती है, उसे हम पादप अनुक्रमण कहेंगे और पादप अनुक्रमण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में भी ब्रायोफाइट महत्व होते हैं। तो ये पारिस्थितिकी महत्व हमें ध्यान रखना है। अगला ध्यान दीजिए, तो ब्रायोफाइट होते हैं ये सघन रूप से मृदा पर उग करके सघन रूप से मृदा पर उपस्थित होते हैं, मृदा पर पट्टी का निर्माण करते हैं, सघन रूप से मृदा पर उपस्थित रह करके और मृदा उपस्थित रहकर मृदा अपरदन को रोकते हैं। यानी वर्षा के जल से मृदा अपरदन होता है
उस मृदा अपर्दन की क्रिया को ये क्या करेंगे, अपर्दन को रोकते हैं। तो मृदा अपर्दन की क्रिया को ये रोकने का कार्य करते हैं। तो ये मृदा अपर्दन की क्रियाविधि होती है उसको रोकने का कार्य, क्योंकि ये पूरी जो सतह होती है उस सतह पर या चट्टानों पर आप देखते हैं तो देखेंगे कि उसमें चट्टानों पर ये सघन रूप से उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से मृदा अपर्दन की क्रियाविधि होती है, यानी मृदा बह करके चली जाती है जल के साथ में वर्षा के समय, उस मृदा को बह करके चले जाने से रोकते हैं, अर्थात मृदा अपर्दन की क्रियाविधि को रोकने का कार्य करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको 5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो कि ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व के बारे में बताते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनका संकेतक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जहाँ पर जो भूमिगत तांबे की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार से ये भी कुछ जो महत्व है वो ब्रायोफाइटा के हैं। ये जो मुख्य महत्व होते हैं ये 5 ही महत्व हमें ध्यान रखने हैं। ब्रायोफाइट के आर्थिक महत्व क्या क्या हैं। इस प्रकार से हमारा जो ब्रायोफाइट्स था वो हमारा कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्लास में हमने देखा था ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, फिर सेकंड क्लास में हमने 2 वर्ग पढ़ लिए थे। एक वर्ग हमने पढ़ा था एंथोसेरोटॉप्सिडा और एक वर्ग हमने पढ़ा था वो हेपेटिकोप्सिडा पढ़ लिया था। आज हमने तीसरा वर्ग पढ़ लिया ब्रायोप्सिडा, या जिसे मोसेज कहते हैं, और उसके बाद में आर्थिक महत्व। नेक्स्ट अगली क्लास में हम टेरिडोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।